ये रिव्यू स्पॉन्सर्ड रिव्यू नहीं है। इस रिव्यू के लिए मुझे रिजिकॉन कंपनी से कोई पैसे नहीं मिले। आज के दिन अगर मैं रिजिकॉन इम्प्लांट लगाऊँ चाहे टेट्रा इम्प्लांट लगाऊँ, मेरे चार्जेस सिर्फ इम्प्लांट लगाने के हैं। इम्प्लांट की परचेज़ MRP बेसिस पे होती है। मेरा इम्प्लांट की परचेज़ में और इम्प्लांट के अंदर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। पर मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप कोई भी इम्प्लांट लगवा रहे हैं तो सबसे पहले इम्प्लांट की वेबसाइट पर जाइए, इम्प्लांट की कंपनी अपने इम्प्लांट के बारे में क्या बोलती है उसके बारे में समझिए और उसके बाद अपने लिए एक अच्छा इम्प्लांट चूज़ कीजिए। मैंने आपको अभी वजाइना टेस्ट भी करके दिखा दिया। दोनों ही इम्प्लांट्स सफिशेंट रिजिडिटी के साथ है। दोनों ही इम्प्लांट में सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छी है। पर अगर आप इम्प्लांट लगवा रहे हैं तो साइजिंग का, वारंटी का, कोटिंग का और हार्डनेस का ज़रूर ध्यान रखें। नमस्ते दोस्तों, आज हम रिजिकॉन और टेट्रा पेनाइल इम्प्लांट्स का एक ऑनेस्ट कंपैरिजन और एक ऑनेस्ट रिव्यू आप तक लेके आऊँगा। एक गलतफहमी है कि कौन सा बेटर है। मैं इस रिव्यू के अंदर आपको दोनों ही इम्प्लांट्स की पब्लिश्ड मतलब जो उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है और जो उन्होंने कम्युनिटी में, साइंटिफिक कम्युनिटी में, डॉक्टर्स की कम्युनिटी में अपने खुद के जो डिटेल्स दिए हैं, प्लस उसको यूज़ करने के बाद जो मैं कोई अपनी असेसमेंट नहीं बताऊँगा, जो पब्लिश्ड है मैं उस एग्जैक्ट डिटेल्स को आपसे शेयर करूँगा ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाए कि आपको अपने पेनिस में कौन सा इम्प्लांट करवाना चाहिए। सिर्फ इम्प्लांट को हाथ पे मारने से या इम्प्लांट को हवा में हिलाने से आप नहीं डिसाइड कर सकते कि आप अपने पेनिस में कौन सा इम्प्लांट डलवाएं। अगर आप पेनिस में इम्प्लांट डलवाने की सोच रहे हैं और आप इन दोनों इम्प्लांट्स में कंफ्यूज है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको दोनों इम्प्लांट्स की अच्छाई और बुराई काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। पेनाइल इम्प्लांट्स प्रोस्थेसिस है जो पेनिस के अंदर लगता है ताकि अगर इरेक्शंस ख़त्म हो गए हैं, दवाइयाँ नहीं काम कर रही, तो मरीज़ फिर से अपनी सेक्सुअल लाइफ जी सके। अगर आज मैं कोई भी प्रोस्थेसिस अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करता हूँ या उनको बोलता हूँ यूज़ करने के लिए, तो वो इस विश्वास से रिकमेंड करता हूँ कि कल को अगर मुझे खुद को वो प्रोस्थेसिस लगवाना पड़े तो क्या मैं उसको लगवाऊँगा। प्रोस्थेसिस लाइफ टाइम चलने चाहिए। प्रोस्थेसिस में नॉर्मली कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। प्रोस्थेसिस तो हार्ट के भी होते हैं, आँखों के भी होते हैं, कान के होते हैं। आजकल बॉडी में जो भी ऑर्गन ख़राब होता है उस ऑर्गन को रिप्लेस करने के लिए प्रोस्थेसिस काम आते हैं। तो प्रोस्थेसिस जो है आज के दिन बहुत एडवांस्ड हो गए हैं और एडवांस्ड प्रोस्थेसिस में से ही ये दो इम्प्लांट्स हैं, एक रिजिकॉन 10 रिजी 10 और एक टेट्रा जो बॉस्टन साइंटिफिक कंपनी है। दोनों ही अमेरिका में बने हैं। रिजिकॉन जो बॉस्टन साइंटिफिक का इम्प्लांट है, टेट्रा ये, एज वेल एज रिजिकॉन इम्प्लांट जो है रिजिकॉन कंपनी का, ये दोनों ही मेड इन द US है। दोनों ही US FDA अप्रूव्ड है। दोनों ही इम्प्लांट्स USA में इस्तेमाल होते हैं। बड़े सर्जन डॉक्टर क्रेमर, डॉक्टर पेरिटो, डॉक्टर आइड जो वर्ल्ड वाइड जायंट्स हैं इम्प्लांट्स में, वो दोनों ही इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं। टेट्रा को लॉन्च हुए 3 साल हुए हैं, रिजी 10 को लॉन्च हुए 4 साल हुए हैं। दोनों ही इम्प्लांट्स मार्केट में रिसेंटली आए हैं और डेटा धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है। पर कुछ चीज़ें साफ़ है और कुछ चीज़ें हैं जो है इनका पब्लिश डेटा, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा इम्प्लांट अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो कंपैरिजन में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली चीज़ है वो है साइजिंग, कि ये इम्प्लांट्स किस किस साइज़ में अवेलेबल है। तो बॉस्टन साइंटिफिक के टेट्रा के तीनों इम्प्लांट्स हमारे सामने हैं। ये एक साइज़ 9.5, एक साइज़ 11 और एक साइज़ 13, ये सिर्फ 3 साइजेस में अवेलेबल होता है। ये साइजेस जो है वो बेसिकली इनका डायामीटर या इनकी गर्थ डिसाइड करता है। साइज़ जो रिजिकॉन इम्प्लांट है वो 5 साइज़ में अवेलेबल है। वो साइज़ 9 जो इसमें नहीं है, साइज़ 10, साइज़ 11, 12, 13 और साइज़ 14 में अवेलेबल है। तो जो साइज़ प्रोग्रेशन है रिजिकॉन में वो 6 साइजेस में अवेलेबल है। साइज़ 9 से स्टार्ट होके 9, 10, 11, 12, 13, 14, ताकि कोई भी साइज़ अगर पेशेंट को रिक्वायर्ड हो तो हमें साइज़ अंडर या ओवर करने की ज़रूरत ना पड़े। जो रिजिकॉन इम्प्लांट है वो 3 साइज़ में अवेलेबल है, साइज़ 9, 9.5, 11 एंड 13। दूसरा होता है लेंथ। एक तो होता है डायमीटर जो मैंने बताया, दूसरा होता है इम्प्लांट का साइज़। तो जो हमारा रिजिकॉन जो बॉस्टन साइंटिफिक टेट्रा है वो 23 सेंटीमीटर्स प्लस 1 सेंटीमीटर के एक्सटेंडर्स, मतलब टोटल 24 सेंटीमीटर्स में अवेलेबल है। और जो रिजिकॉन इम्प्लांट्स है वो
24+2 मतलब 26 सेंटीमीटर की लेंथ में रिक्वायर्ड है। मोस्ट कॉमन जो साइज़ इस्तेमाल होता है इंडियन पेशेंट्स में वो होता है 19 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर। कोई बहुत लंबा पीनिस हो तो 21 सेंटीमीटर, बहुत ही लंबा पीनिस हो 7 इंच के प्लस पीनिस हो तो उसके अंदर हो सकता है 22 या 22.5 सेंटीमीटर यूज़ होगा। तो लेंथ के मामले में दोनों ही इम्प्लांट्स में एडिक्वेट लेंथ है, चाहे 24 सेंटीमीटर या 26 सेंटीमीटर। कोई 8 इंच का पेनिस है या कोई अफ्रीकन पेनिस है तो डेफिनेटली हमें वो 2 सेंटीमीटर भी बहुत ज़रूरी हो जाएगा। पर 99% जो इंडियन पेनिस है 5.5, 6, 6.5 इंच, 4.5 इंच, उनके अंदर दोनों ही इम्प्लांट्स की लेंथ एडिक्वेट है। फिर तीसरा होता है कि इम्प्लांट को फिट करने के लिए जो इसके आगे की शेप है। तो जो बोस्टन साइंटिफिक टेक्ट्रा है उसमें तीनों ही इम्प्लांट्स की आप देखेंगे सामने से टेपरिंग है। टेपरिंग मतलब कि इम्प्लांट का यहाँ साइज़ 9.5 है तो आगे जाके थोड़ा सा कम 9 हो जाता है। ये इसलिए किया गया है ताकि इम्प्लांट ग्लांस में चले जाए। जो रिजिकॉन इम्प्लांट है उसमें साइज़ 10 और 11 के अंदर कोनिकल टिप है, और जो 12, 13, 14 साइज़ है उसके अंदर सर्कुलर टिप है। ये सर्कुलर टिप भी इसीलिए करी गई है ताकि इम्प्लांट ग्लांस में आगे चले जाए। अब जो ये टेपर्ड टिप है और जो ये सर्कुलर टिप है, इसका आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है? जो ये टेपर्ड टिप है ये शार्प होती है। अगर ये इम्प्लांट हार्ड हुआ और कल को आप इंटरकोर्स कर रहे हैं तो ये टेपर्ड टिप का एरोजन होने का, पेनिस से बाहर निकलने का चांस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू राउंड टिप। तो जो राउंड टिप है उसका जो सरफेस एरिया है ज़्यादा होने की वजह से अगर प्रेशर भी लगता है तो ये एरोड मतलब पेनिस के बाहर निकलने का या इंजरी करने का चांस कम है। तो रिजिकॉन कंपनी ने प्रॉब्लम को समझते हुए अपनी टिप्स को सर्कुलर बनाया है सरफेस एरिया इम्प्रूव करने के लिए, जबकि टेक्ट्रा में टेपर टिप्स है जो काफ़ी स्टिफ है और काफ़ी हार्ड है, जिस कारण से एरोज आप देखेंगे ये कंपैरेटिवली सॉफ्ट है, ये कंपैरेटिवली हार्ड है, इससे एरोजन रिस्क हायर है। और दूसरी तरफ क्योंकि ये टेपर टिप है, टेपर टिप की वजह से अगर किसी का ग्लांस छोटा है तो हम उसके अंदर थोड़ा मोटा इम्प्लांट डाल सकते हैं 13 नंबर, क्योंकि आगे जाके ये पतला हो जाता है। जबकि अगर आपको रिजिकॉन को चढ़ाना है तो पेशेंट के ग्लांस के अंदर भी उतनी ही जगह होनी चाहिए जितना आप इम्प्लांट साइज़ चूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गई गर्थ, लेंथ और टेपर टिप की बात। अब एक मिसकंसेप्शन मार्केट में ये है कि अगर आपको सर्जरी के बाद भी ब्लड सप्लाई चाहिए तो आप छोटा इम्प्लांट डालिए। क्योंकि टेक्ट्रा के अंदर साइज़ है ही नहीं तो उसका जस्टिफिकेशन ये दिया गया है कि आपका साइज़ 12 हो या 12.5 हो, हमारे पास साइज़ 12 नहीं है तो हम 11 डालेंगे और आपको 1 सेंटीमीटर छोटे इम्प्लांट डालने से पोस्ट ऑपरेटिवली बेटर इरेक्शन आएगा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे को लगता है कि ये सिर्फ एक तरीका है मरीज़ों को बताने का कि आप छोटा साइज़ एक्सेप्ट कर लीजिए। आप हिसाब लगाइए कि अगर आप 11 सेंटीमीटर के 2 इम्प्लांट्स को रखें साथ में और आप 12 सेंटीमीटर के 2 इम्प्लांट्स को रखें साथ में, तो आपको फ़र्क 1 सेंटीमीटर का नहीं आ रहा। मैं बार बार बोलता हूँ 11 सेंटीमीटर के 2 इम्प्लांट और 12 सेंटीमीटर के 2 इम्प्लांट, तो आपको फ़र्क जो है वो 1 सेंटीमीटर का नहीं है, आपको फ़र्क 4 सेंटीमीटर का है। क्योंकि आपने 1 सेंटीमीटर यहाँ, 1 सेंटीमीटर यहाँ, 1 सेंटीमीटर यहाँ, 1 सेंटीमीटर यहाँ, आप 4 सेंटीमीटर अपनी जो है गर्थ डायमीटर खो रहे हैं। और उससे आप सर्कमफ्रेंस का एग्जांपल लगा लीजिए, अगर आप उसमें देखें तो कितना ज़्यादा डायमीटर का लॉस आपको इम्प्लांट के लेवल पे ही हो रहा है। तो एक जहाँ आपको 12 सेंटीमीटर से या 14 सेंटीमीटर से आपको 4 सेंटीमीटर का गर्थ में फ़र्क है। सेकेंड प्रॉब्लम आती है कि जब ब्लड सप्लाई है तो हम अगर एडिक्वेट साइजिंग ले रहे हैं तो ब्लड सप्लाई पे कोई ज़ोर नहीं पड़ता। अगर पेशेंट्स में आप करेक्ट साइज़ का इम्प्लांट लगाएंगे तो भी आपको एडिक्वेट ब्लड सप्लाई मिल जाती है। पर जहां आपने छोटा इम्प्लांट चूज़ कर लिया है, 1 सेंटीमीटर का गर्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, तो वहां आपने फाइनल रिजल्ट में 4 सेंटीमीटर का डायमीटर कॉम्प्रोमाइज़ किया है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट लेवल पे, वो है कंसीलेबिलिटी। जब कोई अमेरिकन इम्प्लांट रिजिकॉन हो चाहे टेक्ट्रा हो उसको चूज़ करता है, उसका मेन क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम इसको नीचे की ओर बेंड कर सकते हैं। तो यस, दोनों ही इम्प्लांट्स बेंडेबल है, पर पब्लिश स्टडी के अंदर टेक्ट्रा इम्प्लांट का जो बेंडेबिलिटी है वो ज़्यादा हार्ड है। टेक्ट्रा इम्प्लांट को बेंड करना मुश्किल है। और सेकंड है, टेक्ट्रा इम्प्लांट में जो पब्लिश्ड है
वो कहते हैं सिर्फ 120 डिग्री का बेंड है, ये पूरा नीचे की तरफ बेंड नहीं होता। टेक्ट्रा इम्प्लांट को रिजिड करने के लिए इसकी जो कंसीलेबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ है। टेक्ट्रा के बाद आप इंटरनेट पे जाइए, ये मैं नहीं बोलता, आप इंटरनेट पे जाइए वेबसाइट्स पे जहाँ पर पेशेंट्स ने टेक्ट्रा लगवाया है और वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। जहाँ तक कि एक स्टडी है जिसमें बताया है कि ऑलमोस्ट 25% पेशेंट्स टेक्ट्रा लगवाने के बाद इसकी कंसीलेबिलिटी से परेशान हैं, क्योंकि इस इम्प्लांट को डाउन करना, पूरा डाउन करना बहुत मुश्किल है। आप चाहे तो जो सर्जन टेक्ट्रा को प्रमोट करते हैं आप उनसे भी अपने पेशेंट्स की कंसीलेबिलिटी वीडियो मांगेंगे तो नॉर्मली पेशेंट्स का एक ही कंसर्न होगा कि ठीक है इम्प्लांट रिजिड है पर इम्प्लांट बेंड करना बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड बेंडिंग है और फुल्ली डाउन नहीं होता। ऑन द अदर साइड जो रिजिकॉन इम्प्लांट है वो 180 डिग्री बेंड हो जाता है। इस कारण से पोस्ट ऑपरेटिवली इस इम्प्लांट को बेंड करना और कम्प्लीटली हाइड करना टेक्ट्रा के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ईजी है। तो कंसीलेबिलिटी के अंदर टेक्ट्रा में 120 डिग्री बेंडेबिलिटी है और बेंडेबिलिटी हार्ड है। रिजिकॉन में बेंडेबिलिटी मच ईजियर है और 180 डिग्री तक इम्प्लांट बेंड हो सकता है। अब कंसीलेबिलिटी से हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं और वो है हार्डनेस। बार बार हर वीडियो में ये बताया गया है कि टेक्ट्रा इम्प्लांट बहुत हार्ड है, उसको दीवार पे मार के दिखाते हैं, पर सर्जन शायद अपने हाथ को स्लोली मारते हैं ताकि इसकी जो बेंडेबिलिटी है वो आपको ना दिखे। मैं फिर से आपको दिखा दूँ, ये बॉस्टन साइंटिफिक टेक्ट्रा है और ये हम मार रहे हैं, पर ये शायद मेरे को बॉस्टन साइंटिफिक कंपनी ने एक गलत इम्प्लांट दिया होगा, क्योंकि एक दूसरे सर्जन के हाथ में जब मारते हैं तो इम्प्लांट जाने क्यों नहीं बेंड होता। तो आप देखेंगे कि अगर आप इस पर प्रेशर लगाते हैं तो इस इम्प्लांट में बकलिंग होती है और ये एक सेफ्टी फीचर है किसी भी सेमी रिजिड इम्प्लांट के अंदर। उसका नाम ही है सेमी रिजिड। आपको पेनिस के अंदर लोहा नहीं लगाना, क्योंकि पेनिस एक सॉफ्ट ऑर्गन है, लिंग एक सॉफ्ट ऑर्गन है, मुलायम ऑर्गन है। उस मुलायम ऑर्गन में अगर आप बहुत हार्ड इम्प्लांट लगाएंगे और जब आप पेनिस को घुसाएंगे वजाइना के अंदर और बाय चांस वजाइना की बजाय वो पट पे लगती है या औरत के मांस पे लगती है और ये इम्प्लांट बेंड नहीं करेगा तो ये इम्प्लांट सीधा बाहर आएगा। इसीलिए जो टेक्ट्रा इम्प्लांट है उसका एरोजन रेट ऑलमोस्ट 15% है। पब्लिश स्टडी है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। यूएस में 150 मरीज़ों में टेक्ट्रा किया गया, ऑलमोस्ट 25 मरीज़ों में टेक्ट्रा इम्प्लांट बाहर निकल गया, क्योंकि टेक्ट्रा इम्प्लांट एक्स्ट्रा हार्ड है। हर स्टेट में बेंडेबिलिटी में एक्स्ट्रा हार्ड है और जब आप इसको फील करते हैं तो इसमें सिलिकॉन कम होने की वजह से ये आर्टिफिशियल फीलिंग आती है। कई बार जब आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड आपके पेनिस को पकड़ती है हाथ में तो उनको एक मेटालिक फील आने का चांस है। अभी आपको हार्डनेस दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, ये हम देखेंगे ये बकलिंग होती है। वही रही हमारी रिजिकॉन की बात। रिजिकॉन में सिलिकॉन ज़्यादा है इसलिए फीलिंग में थोड़ा सा नेचुरल लगता है। आप प्रेशर लगाएंगे तो बकलिंग ज़रूर होगी, किसी भी इम्प्लांट में होगी, पर जिस काम के लिए आप इम्प्लांट लगा रहे हैं, आप इम्प्लांट लगा रहे हैं योनि में डालने के लिए, योनि के अंदर वजाइना के अंदर ये इम्प्लांट बहुत आराम से जाएगा और उसमें कोई भी इशू सेक्स में आपको, ना तो रिजिकॉन में और ना ही टेक्ट्रा में आपको कोई भी इशू आने वाला है। जिस काम के लिए आप इम्प्लांट डलवा रहे हो, जिस छेद में आपको इम्प्लांट को डालना है, उसमें दोनों ही इम्प्लांट सक्सेसफुल है। तो हार्डनेस जो है दो तरह की होती है। एक्सियल रिजिडिटी के लिए दोनों ही इम्प्लांट सक्सेसफुल है, वजाइना पेनिट्रेशन में, एनस में सेक्स करने के लिए, ओरल सेक्स करने के लिए। पर अगर आपको दीवार पे इम्प्लांट को मारना है तो मैं उसको रेकमेंड नहीं करता। और रही बात हार्डनेस की, जब दोनों इम्प्लांट्स, कभी भी हम 2 रॉड्स लगाते हैं, चाहे वो रॉड हम रिजिकॉन की लगाए और चाहे वो रॉड्स हम टेक्ट्रा की लगाए, दोनों ही रॉड्स हार्डनेस में, सिंगल रॉड हमेशा बेंड करेगी। जब 2 रॉड सपोर्ट करती है तो वो नहीं बेंड करती और थोड़ा बहुत मूवमेंट इम्प्लांट में ज़रूरी है, नहीं तो इम्प्लांट्स एरोजन करेंगे। हमेशा इम्प्लांट जो है वो 2 साल, सवा साल के बाद बाहर निकल आएंगे। तो हमने बात करी साइजिंग की, कंसीलेबिलिटी की और हार्डनेस की। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो है कोटिंग। अब कोटिंग क्या चीज़ है? कोटिंग होती है एक हाइड्रोफिलिक मटेरियल जो इम्प्लांट के ऊपर डलता है और उस मटेरियल के अंदर एंटीबायोटिक डलता है, जिस कारण से इन्फेक्शन नहीं होता। बॉस्टन साइंटिफिक बहुत बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड ओवर उन्होंने अपनी कोटिंग है इनहिबिजोन,
जिसके लिए पूरे वर्ल्ड में इनका नाम चलता है। ये कोटिंग इन्फेक्शन प्रिवेंट करती है, पर किसी कारण से इन्होंने टेक्ट्रा इम्प्लांट के ऊपर कोटिंग नहीं दी। ये इम्प्लांट अनकोटेड आते हैं, अनकोटेड इम्प्लांट की वजह से इनको डालना मुश्किल है। सेकंड है कि इनके अंदर इन्फेक्शन रेट्स कंपैरेटिवली हायर है, क्योंकि आपको एंटीबायोटिक कोटिंग देनी चाहिए थी। रिजिकॉन इम्प्लांट्स बाय डिफ़ॉल्ट हाइड्रोफिलिक एंटीबायोटिक कोटिंग से आते हैं और पूरे वर्ल्ड में इनके इम्प्लांट्स कोटिंग के साथ मिलते हैं। तो कोटिंग एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। अगर आप मैल्येबल में जाएंगे तो मैल्येबल में सिर्फ 2 ही इम्प्लांट है, एक कोलोप्लास्ट और एक रिजिकॉन, जिसमें कोटिंग है। बाकी ना ज़ेफायर में, ना प्रोमेडॉन में, ना ही आपके इंडियन मैल्येबल में और ना ही टेक्ट्रा में कोटिंग है। इंडियन मैल्येबल 2.0 जो हम यूज़ करते हैं, हमारे पास अपनी एक स्पेसिफिक स्पेशल कोटिंग है जो हम बनाते हैं यहाँ पर, जिसको यूज़ करते हैं इम्प्लांट में, पर प्री कोटेड इम्प्लांट टेक्ट्रा में अवेलेबल नहीं है। फिर आते हैं हम लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने इम्प्लांट लगवाया है, आपने 2-2.5 लाख रुपए खर्च किए हैं, तो उसके बाद आपको अपने इम्प्लांट की क्या वारंटी या क्या गारंटी मिलती है। जो टेक्ट्रा इम्प्लांट है वो 5 इयर्स की वारंटी के साथ आता है। 5 इयर्स के बाद कंपनी वारंटी कवर नहीं करती। जो रिजिकॉन इम्प्लांट है वो लाइफ टाइम वारंटी के साथ आता है। पूरी ज़िंदगी 15 साल, 20 साल, 25 साल, जितनी भी आपकी एज है, पूरी ज़िंदगी कंपनी आपके इम्प्लांट को वारंटी में कवर करती है। सेकंड है, टेक्ट्रा इम्प्लांट के साथ वारंटी ग्लोबल अवेलेबल नहीं है। अगर आपने इम्प्लांट इंडिया में कराया है तो आपको वारंटी इंडिया में ही अवेलेबल है। रिजिकॉन के साथ आपको वारंटी ग्लोबली अवेलेबल है। अगर आपने इम्प्लांट इंडिया में कराया हो, चाहे टर्की में कराया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में कराया हो, रिजिकॉन इम्प्लांट जिस जिस कंट्री में ऑथराइज्ड है उसकी वारंटी ग्लोबली उस पर अवेलेबल है। और क्योंकि ये इम्प्लांट यूएस और कनाडा में भी ऑथराइज्ड है, ऑस्ट्रेलिया में भी ऑथराइज्ड है, यूके में भी ऑथराइज्ड है, तो आप इम्प्लांट कराने के बाद कहीं भी जाएंगे वर्ल्ड ओवर, आपको इसकी वारंटी कंपनी से मिलेगी, रिटर्न वारंटी कंपनी से मिलेगी। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि भाई लेज़र मार्किंग। कुछ लोग कहते हैं कि इसके ऊपर लेज़र मार्किंग है, लेज़र मार्किंग की वजह से इसको जो है टेक्ट्रा को लेज़र मार्किंग तो बॉडी के अंदर चली जाएगी, आपके वजह से काम की है नहीं। पर सिर्फ बताने के लिए लेज़र इंग्रेविंग, इवन रिजिकॉन इम्प्लांट के अंदर भी लेज़र इंग्रेविंग है, तो लेज़र इंग्रेविंग का इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, नापते हम स्केल से है, तो लेज़र इंग्रेविंग से कोई बहुत ज़्यादा मैटर इम्प्लांट की सोफिस्टिकेशन पे या इम्प्लांट की इम्प्रूवमेंट पे नहीं पड़ता। फिर आता है एयरपोर्ट। तो चाहे ये टेक्ट्रा हो, चाहे वो रिजिकॉन हो, इन सबके अंदर मेटल है, ये हिंज मेटल का बना होता है। तो एयरपोर्ट पे ये बज़ नहीं करते, क्योंकि ये जो मेटल है ये एयरपोर्ट के साउंड स्कैनर में नहीं आते, चाहे वो रिजिकॉन हो चाहे वो टेक्ट्रा है। मेरा एक वीडियो है पुराना जिसमें हमारे फ्रेंड है रिजिकॉन के 5 इम्प्लांट्स को अपनी जेब में डाल के उन्होंने यूएस के फ्लोरिडा एयरपोर्ट में एंट्री करी और कोई बजिंग नहीं हुई। मेरे कम से कम 350 मरीज है जिनको हमने रिजिकॉन लगाया है, जो पूरे वर्ल्ड से आते हैं। आज तक किसी पेशेंट ने एक बार भी ये नहीं बोला कि उनको एयरपोर्ट पे दिक्कत आई, और टेक्ट्रा में भी नहीं आएगी, क्योंकि ये जो मेटल्स है कोटेड होते हैं, ये साउंड में नहीं बजाएंगे। पर अगर आप एक्सरे स्कैनर में जाओगे, जहाँ पर एक्सरे है, जहाँ पर जैसे जर्मन एयरपोर्ट्स है जहाँ पर आपकी फ्रिस्किंग हो रही है या आपको एक्सरे में डाल रहे हैं या आपको एमआरआई की मशीन में लिटा रहे हैं, तो कोई भी इम्प्लांट हो मेटल का, चाहे वो कोलोप्लास्ट हो, चाहे वो रिजिकॉन हो, चाहे वो टेक्ट्रा हो, चाहे वो ज़ेफायर हो, चाहे वो प्रोमेडॉन हो, जो एलिमेंट है जिसके अंदर स्टील, सिल्वर, टाइटेनियम, जो भी मेटल लगाया है वो एक्सरे में चमकेगा। उसके लिए कोई भी नहीं कह सकता कि हमारा इम्प्लांट एक्सरे में नहीं आएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉस्टिंग। रिजिकॉन इम्प्लांट और टेक्ट्रा इम्प्लांट कॉस्टिंग में ऑलमोस्ट सिमिलर है। पर्सन टू पर्सन, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, इंपोर्ट ड्यूटी, डॉलर रेट के हिसाब से दोनों इम्प्लांट ऑलमोस्ट सिमिलर है। ना टेक्ट्रा महंगा है ना रिजिकॉन सस्ता है। हर सर्जन जो इम्प्लांट प्रेफर करता है और जो अपने मरीज़ों को ऑफ़र करता है उसके अंदर कॉस्टिंग के अंदर वो उसका कोई रोल है नहीं, क्योंकि ये कंपनियां लेके आती हैं इनको इंडिया के अंदर और इंडियन कंपनीज इनको आगे अपने क्रॉस सेलिंग, रिटेल सेलिंग करती है और फाइनली जो डॉक्टर है वो उनको आपकी पसंद के हिसाब से आप में यूज़ करता है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि रिजिकॉन और टेक्ट्रा में आप अपने पेशेंट्स को कौन सा ऑफ़र करते हैं, तो मैं डेफिनेटली अपने पेशेंट्स को रिजिकॉन ऑफ़र करता हूँ। उसके 3 रीज़न हैं। रीज़न नंबर 1 है उसकी वारंटी। मैं हेडेक नहीं चाहता। अगर मेरा मरीज़ है, उसको मैंने इम्प्लांट किया है और 5, 6 साल, 7 साल के बाद उसका कोई हिंज का इशू है या उसको कोई दिक्कत है, तो मैं नहीं चाहूँगा अपने ऊपर हेडेक। मुझे पता है कि मरीज़ ने फ़ोन करना है, हमने कंपनी को फ़ोन करना है और हमारी एक लाइफ टाइम वारंटी है, वैलिड है। मुझे उसमें अननेसरी हेडेक ना मरीज़ को है ना मुझे। सेकंड है, जो रिजिकॉन इम्प्लांट में मेरे को साइजिंग की फ्रीडम है।
आज पेरोनीज डिजीज़ है, किसी का पेनिस का साइज़ टेढ़ा है, कोई पेशेंट का पेनिस में प्लाक है, किसी का एक चेम्बर बड़ा है, एक चेम्बर छोटा है, किसी का ग्लांस डिफरेंट शेप्ड है। तो मुझे साइजिंग बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि कोई पेशेंट है जिसको 12 डल सकता है मैं उसको 11 डाल के आऊँ, या जिसको साइज़ 14 डल सकता है उसको मैं 13 डाल के आऊँ। तो मेरे को हमेशा अपने पेशेंट्स में मैक्सिमम साइज़ देना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे पेशेंट मुझसे इम्प्लांट में साइज़ मांगता है, हार्डनेस मांगता है, सेक्सुअल एंजॉयमेंट मांगता है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं उसको ऐसा इम्प्लांट डाल के दूँ कि कल को वो साइज़ के लिए परेशान रहे। तीसरा है इसकी कंसीलेबिलिटी। मेरे पेशेंट्स बोलते हैं कि हमें इम्प्लांट को फुल्ली डाउन करना है। अगर इम्प्लांट फुल्ली डाउन नहीं हो रहा तो फिर इंडियन ही प्रेफर करूँगा मैं, क्योंकि इंडियन में सारे फ़ायदे हैं। सिर्फ एक वो पूरा बेंड वाले को छोड़ के बाकी सारे फ़ायदे इंडियन में हैं, तो फिर तो इंडियन लगवा ले। अगर आपको इम्प्लांट लगवाने के बाद भी इम्प्लांट हार्ड है, पूरा बेंड नहीं हो रहा, आपको इम्प्लांट को बेंड करने में पेन हो रहा है, तो इससे बेटर है कि आप कंसीलेबिलिटी के लिए एक अच्छा इम्प्लांट इस्तेमाल करें। तो इन 3 कारणों से मेरी प्रेफरेंस निजिकॉन की तरफ है। जिस दिन टेक्ट्रा पे कोटिंग लग जाएगी, टेक्ट्रा पे वारंटी मिल जाएगी और टेक्ट्रा की बेंडिंग बेटर हो जाएगी, उस दिन हो सकता है कि मैं टेक्ट्रा पे अपने पेशेंट को शिफ्ट करूं। पर थैंक यू सो मच, टेक केयर।